ठेला लेके निकले हैं, ये क्या करने निकले हैं? वो अब मूव ही नहीं कर रहे आगे की तरफ, तो इसको कैसे ठीक किया जाए? जो वसाइल और मसाइल के दरमियान जो जंग हुई उसमें शहर की हैयत बदल गई, सूरत बदल गई। 4 घंटे स्विमिंग करती थी और फिर 1 या 2 घंटे जिम भी करती थी। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। जी आया नू, बखैर आगले भली करे आया। वर्षद के दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सोनिया सुंदर और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। उम्मीद करते हैं कि आपका दिन का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ होगा। बाय द वे, नया साल शुरू हुआ है। नए साल का जो आखिरी महीना, पुराने साल का आखिरी महीना, नए साल का जो पहला महीना होता है, शादियों का बड़ा सीजन होता है ना, शादी सीजन चल रहा होता है। अब देखें भाई, शादियाँ होंगी, फोटो शूट तो होगा, वीडियो शूट भी होगा। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इस फोटो शूट को, अपने इस बड़े दिन को यादगार बनाने के लिए कुछ अनोखा करने की कोशिश करते हैं। शूट्स में जिद्दत लाने के लिए कुछ ना कुछ चीज़, हाँ, वो किसी अच्छे लैंडमार्क पे चले जाते हैं ना। हाँ, लेकिन हम है, आपको दिखाने जा रहे हैं एक बहुत ही अनोखा फोटो और वीडियो शूट, और ये इन साहब और इन साहब की दुल्हन को देखने वालों को हमेशा याद रहेगा। प्लीज़ ये देखें आप, इसके पीछे वो 90s की शादी वाला जो है ना गाना भी लगा दिया है। ये हुआ कहाँ पर है? ये इंडिया में हुआ है जी। अच्छा, ये देखें, ऐसी अनोखी चीज़ें बर्रे सगीर पाको हिंद में जो है ना आम होती हैं। हम यहाँ देखते हैं कि लोग आउटडोर शूट कराने जाते हैं, किसी मौसम के आगे खड़े हो जाते हैं, किसी अच्छी इमारत, खूबसूरत इमारत के आगे वो कराते हैं। लेकिन मुझे इसके पीछे कॉन्सेप्ट जो है ना, वो मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है कि ये ठेला लेके निकले हैं, ये क्या करने निकले हैं। चलें, जब तक हम फिगर आउट करते हैं कि ये ठेला लेके जो निकले हैं, इसके पीछे इनकी क्या इनकी लॉजिक है, तब तक हम नजर डालते हैं बड़ी खबर पे। हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात की रफ्तार सुस्त लेकिन समत दुरुस्त। मुज़ाकराती कमेटी में शामिल नून लीगी रुकन इरफान सिद्दीकी ब्रेक थ्रू के लिए पुरुम्मीद। हुकूमती और अपोजिशन अरकान के बदले रवैये अनकरीब हालात बदलने की नवीद सुना रहे हैं। पहले टेस्ट में हार, कप्तान शान मसूद का फिर भी प्लेइंग 11 बरकरार रखने पर इसरार। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट आज से शुरू होगा। क्या पाकिस्तान टीम में तब्दीली के बगैर मैच का नतीजा तब्दील कर पाएगा? नामुराद कराची के हर सू चर्चे, शहर कायद की मटर गश्ती में तहरीर नई किताब, सच्चे वाक़यात पर मबनी लाजवाब लेकिन सादा, शुगुफ्ता और रमा तहरीर जो कारी को किताब रखने नहीं देती। कराची पर मुनफरिद तर्ज किताब के मुसन्निफ खालिद फातमी से होगी आज मुलाकात। और कराची की तैराक का बड़ा कारनामा, 10 साल पुराना कौमी रिकॉर्ड तोड़ डाला। ब्रेस्ट स्ट्रोक के अंदाज में तैराकी की और नेशनल चैंपियन हरीम मलिक आज बनेंगी दुनिया बोल है में हमारी मेहमान। चलिए करते हैं शो का बाकायदा आगाज़। कल का दिन पाकिस्तानी सियासत के लिए एक और अहम दिन। कल हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल हुआ और पीटीआई ने बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमती कमेटी के सामने 2 मुतालबात रखे हैं। बिल्कुल, दूसरी तरफ स्पीकर एयाज सादिक ने कहा है कि कमेटी का तीसरा इजलास आइंदा हफ्ते को होगा। तो चलिए इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़िया निगार एहतशामुल हक साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एहतशाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए एंड वेरी गुड मॉर्निंग। यकीनन हुकूमत और हुकूमती इत्तेहाद में शामिल तमाम जमहूरियत पसंद सियासी जमातों की फ़तह है कि जो बिलाखिर अपोजिशन मुज़ाकरात की टेबल पर आ गए। हम जानना चाहेंगे कि कल दूसरे मरहले में पार्लियामेंट के कमेटी रूम में माहौल कैसा था? इतला तो ये है कि बड़ा खुशगवार माहौल था, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है। देखें, इस लिहाज से तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है सोनिया कि अगर आप सिर्फ इसको इस अंदाज में देख लें कि कहा जाता है जब भी आपने लड़ाई ख़त्म करनी है, वो कहते हैं ना सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़, तो आप थोड़ा थोड़ा पीछे हटते हैं, कम से कम बयानबाजी जो है ना वो कम कर देते हैं। तो ये दूसरी मुलाकात है पीटीआई और गवर्नमेंट के नुमाइंदों के दरमियान कि ये जो मुस्तकिल गैर यकीनी की सूरत हाल है, अदम इस्तेकाम है, वो मूव भी नहीं कर रहे आगे की तरफ, तो इसको कैसे ठीक किया जाए। अच्छी बात शुरू में ये हुई कि जो पहले लोग कहते थे कि वो मुतालबात लेके आ रहे हैं जो मानने के लायक ही नहीं, लिहाजा बातचीत का फायदा नहीं, तो ये मानना पड़ेगा कि पीटीआई ने कंसीड किया सोनिया और फैसल के इन्होंने 5 मुतालबात में से सिर्फ 2 मुतालबात पे रह गए, 3 मुतालबात से पीछे हट गए।
मतलब अब वो नहीं कह रहे कि जी 26वीं आईनी तरमीम वापस की जाए, अब वो ये नहीं कह रहे कि जी हमारा मैंडेट वापस किया जाए, वो ये नहीं कह रहे कि जी बानी पीटीआई को रहा किया जाए। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी असीरों को रहा किया जाए और 26 मई और 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं उन पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तो अब ये बातें जिस अंदाज से चल रही हैं, कुछ लोगों का ख्याल है गवर्नमेंट के पास इनको देने के लिए कुछ नहीं है, असल बात तो इस्टेब्लिशमेंट के पास है। लेकिन जाहिर से आपको भी पता है कि ये मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते थे अगर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नॉड ना दी जाती। तो उस लिहाज से तो हम ये कह सकते हैं कि ये शुरुआत तो अच्छी हुई है। अब देखना यही है कि जो कल मुज़ाकरात हुए हैं वो कहा जा रहा है कि जी आज या कल यही लोग जो पीटीआई के लोग हैं बानी पीटीआई से मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि उनके यहाँ तो मैंडेट किसी को दिया ही नहीं गया। हर बात तो कहते हैं जी बानी पीटीआई फैसला करेंगे, तो वो उनसे पूछ के आएंगे आज या कल, उसके बाद ये मामला आगे जाता है नहीं जाता। लेकिन ये थोड़ी सी उम्मीद पैदा हो गई है कि जो पीटीआई के लोग तो नहीं मान रहे, वैसे जो खबरें अंदर से आ रही वो यही है कि जी अगर ये थोड़ा सा बिहेव करना शुरू कर देंगे तो ये हो सकता है कि बानी पीटीआई को जो इस वक्त डयाला जेल में है उनको उनकी रिहाइशगाह बनी करना मुंतकिल किया जा सकता है, और इसके बदले में उन्हें फिर ये कंसीड करना पड़ेगा कि जी ये गवर्नमेंट ऑफ द डे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और ये कम से कम इस हद तक खामोश रहना पड़ेगा कि ये 2 महीने 2 साल 1.5 साल जब तक नए इलेक्शन नहीं आते वो खामोश रहेंगे और इस निज़ाम को चलने देंगे। क्योंकि सारी दुनिया कह रही है कि जी ये स्टैंड से होगी, सियासी तौर पे सियासी अमल रुक चुका है, हर चीज़ रुकी है। अगरचे बानी पीटीआई खुद भी आप देखें मान रहे हैं इस बात को कि जी शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो डिफॉल्ट से बचाने में कामयाब हो गए, अब कानूनी का पहिया किसी हद तक चल पड़ा है। ये आके हलीमा बीवी ने कोट करके, आपको पता है जेल के बाहर अगले दिन बात की थी चंद दिन पहले अपना बडियाला जेल के। तो लगता है कि बर्फ तो पिघल रही है, लेकिन साथ साथ ये भी लग रहा है कि अगर सिर्फ और सिर्फ आप इस बात पे अड़ जाएं कि जी नहीं हमें तो बानी पीटीआई की रिहाई के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, खान है तो पाकिस्तान है, खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये रवैये में तब्दीली लाने की जरूरत है। और इत्तलात अंदर से ये आ रही है कि बानी पीटीआई को ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि जी सियासत में कभी आप यकतरफा फैसले नहीं कर सकते, आप अपनी सिर्फ ये कहें कि जी मुझे हासिल ही करना है, मैंने कुछ देना नहीं है, तो इस तरह बात नहीं बनेगी। गिव एंड टेक हो सकती है, लेकिन उसकी प्राय शर्त ये है जो मैं आपको बता सकता हूँ, उनको कल बताया गया कि ये जो बयानबाजी आपका ट्विटर अकाउंट है, आपके जो ये डिजिटल वॉरियर हैं, इनको इनका मुंह बंद करना होगा। ये सारा दिन जो झूठ बोलते हैं बैठ के और ये माहौल को ख़राब करते हैं, ये इन द फर्स्ट प्लेस ये तो आप ठीक करें। एहतिशाम साहब जो आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इसीलिए फिर पीटीआई की जानिब से मुशावरत का वक्त मांगा गया है कि वो जाके पहले जेल में बानी से मुशावरत कर लें, उसके बाद फिर कुछ चलेंगे। लेकिन एक चीज़ ये कि ये जो चीज़ कही जा रही है, अब देखें इसमें 2 चीज़ें आ रही हैं एहतिशाम साहब। एक तो ये कि उनको ये समझाया जा रहा है कि जो ट्विटराटीज़ हैं, जो एक्स से लेके और यूट्यूब तक वो तमाम तर अपना बयानिया पेश करने की कोशिश करते हैं, उनको आप कहें कि 2-3 महीने खामोश हो जाए ना। लेकिन दूसरी तरफ एहतिशाम साहब फ़ैन बेस यही है ना पूरा बानी पीटीआई और उनकी जमात का, उनका फ़ैन बेस ही एक्स है, उनका फ़ैन बेस ही वो सोशल मीडिया का बयानिया है। उसको अगर वो मध्यम करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको नहीं लगता कि वो अपना बहुत बड़ा फ़ैन बेस खो देंगे? देखिए यही तो फियर है, यही तो खौफ खा रहा है फैसल उनको कि जिस दिन मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया या जिस दिन मैंने कंसीड किया तो मेरा पॉलिटिकल कैपिटल ब्लीड करेगा, मेरी पॉपुलैरिटी में फ़र्क आ जाएगा। वही लोग जिन्होंने मुझे आसमान पे चढ़ाया ये कह के जी आप इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हो जाएं, और मैं खड़ा हो गया हूं और अगर मैं पीछे हटूंगा तो लोग कहेंगे ये डर गया। देखिए इस तरह बात नहीं बनेगी। वो कहते हैं ना लीडर को तो बात मनवानी चाहिए, लीडर को बात सुननी नहीं चाहिए। आप लीडर किस बात के हुए? आप खुद कहते हैं कि जी मैं 100 यू टर्न नहीं है तो यू टर्न लेने तो अच्छी बात होती है। आप अपना सियासी तौर पर नुकसान कर रहे हैं, आपको एहसास ही नहीं हो रहा। आपके बंदे अंदर हैं, आपकी पार्टी खत्म हो गई है, आपने अपनी पार्टी को बनने ही नहीं दिया, आपने फैन क्लब बुलाए और रॉक स्टार के तौर पे आप ऑपरेट करते हैं। तो जिंदगी इस तरह नहीं गुजरती, सियासी जमातें इस तरह पनपती नहीं है। आप अपने सेकंड टियर की लीडरशिप नहीं पैदा करने दी, थर्ड की नहीं पैदा करने दी अपनी पार्टी के अंदर। लिहाजा हर आदमी यही कहता है नहीं जी जो बानी पीटीआई फैसला करें। अभी आप देख लें ये जो आपने ट्विटर की बात की है, अकाउंट की बात की है, तो इस हवाले से आपको याद है थोड़ा सा पहले इनकी पार्टी के जो लीडर हैं बैरिस्टर साहब, उन्होंने ये बात की थी, बल्कि उन्होंने जिब्रान इलियास जो है उसको कंट्रडिक्ट किया था कि वो जो बाहर बैठ के गलत कर रहे हैं उनको ठीक करने की जरूरत है। तो उसके बाद बानी पीटीआई ने इन्हें बैरिस्टर साहब को ही कंट्रडिक्ट कर दिया था, ये क्या कि नहीं वो जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। तो देखें ना, ये सवाल तो ये है कि आपने पार्टी को ये सोशल मीडिया के जरिए चलाना है,
या जो सियासत के नॉर्म्स है, बाकायदा जिस तरीके से सियासी जमातें पनपती हैं, मुशावरत की बात होती है पार्टी के अंदर पार्टी के बाहर, आप देख लेना क्या अब आपके साथ कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं। अच्छा गजई साहब पीछे हट गए, वो यह क्या जी इन पे एतबार नहीं किया जाता। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं जी इनकी क्या गारंटी है कि मैं इनके पास मिलने चला जाऊं, मुझसे जो बात हो और मैं इनके साथ तय करके जाऊं, बाद में मैं अगर हुकूमत से मनवा लूं तो ये बाद में मुकर जाएंगे। तो सवाल तो इस वक्त यही है कि कंसिस्टेंसी इनके अंदर नहीं है सियासी तौर पे। ये सिर्फ चाहते हैं कि लड़ाई करके मैं सीधा बनी अपना बाहर निकलूं अडयाला जेल से और बस मुझे हुकूमत में बिठा दिया जाए। वरना पहले तो उनकी डिमांड यही थी जी मुझे इनकी शहबाज शरीफ की हुकूमत करें, मुझे बिठाएं। तो यहाँ से थोड़ा सा सेंस प्रिवेल किया फैसले इनके अंदर, लेकिन लॉन्ग वे टू गो, मुज़ाकरात अभी शुरू हैं। एब्सोल्युटली, यही आपकी बात है, इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। देखते हैं एहतशाम साहब, ये जो लॉन्ग रोड है ये बम्पी होगी, किसके लिए होगी या फिर स्मूथ होगी, और हम तो ये उम्मीद करते हैं कि स्मूथ और होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एहतशाम साहब हमारे साथ, और गुज़िश्ता रोज़ जो हम मीटिंग हुई है उस हवाले से बात कर रहे थे। बिल्कुल, वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आदाब एंड वेलकम बैक। आपको गुफ्तगू से मेरी थोड़ा अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की जो निश्त है वो बड़ी ही ख़ास है, ये बैठक बड़ी ख़ास है, क्योंकि आज जिस बैठक में हम जिस किताब के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसी किताब है जो इस शहर नामुराद यानी कराची पर लिखी गई है जनाब। अच्छा, जब हम भी बात करते हैं हमेशा से मुझे याद रहता है कि शहर को शहर उरूसुल बलाद कहते थे, लेकिन उरूसुल बलाद से ये नामुरादी तक का सफ़र, बहुत से लोगों के अपने तजर्बात भी होते हैं, लेकिन जो हमारे साथ आज मेहमान मौजूद हैं खालिद फ़ातमी साहब, उनकी ये तसनीफ़ जो है शहर क़ायद के हवाले से मुख्तलिफ़ आरा पर मबनी है। ख़ूबसूरती इसकी ये है कि खालिद फ़ातमी के इन आरा से इख्तलाफ़ करना आसान नहीं है। तो विदाउट फर्दर अड्यू हम वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं खालिद साहब को। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ आवरी का, और आपने जिस शहर के हवाले से किताब लिख डाली है वो शहरों की दुल्हन उसे कहा जाए। हम तो वही सुनते थे कि सड़कें धुला करती थीं और क्या कुछ हुआ करता था। वाकई ऐसा था? जी हाँ, बिल्कुल जी हाँ। बल्कि मैं बताऊं कि अभी एक मखसूस कम्युनिटी का एक इवेंट हुआ था और उसमें जब रोड्स ब्लॉक हुई थी तो मैंने अंदर खुद सदर की सड़कें धुलती हुई देखी भी थी। ठीक है, तो खालिद साहब पोडियम इज़ ऑल योर सर, बताइए ये 6 दहाइयों का बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा। और उरूसुल बलाद शहर है, कहते ही हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, दुनिया के 10 बड़े शहरों में से आता है। एक अंदाजे के 3 करोड़ से ज़्यादा आबादी है। तो जो वसाइल और मसाइल के दरमियान जो जंग हुई उसमें शहर की ज़ाहिर हैत बदल गई, सूरत बदल गई। मेरा ज़माना नौजवानी का वो था जो आप लोग ज़ाहिर नहीं थे उस वक्त, तो मैंने शहर को बहुत ही तरतीब से बेतरतीब होता पाया और बहुत रोशनियों से तारीकी की तरफ सफ़र करते देखा। और बहुत सी कल्चरल वो चीज़ें जो मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि मुआशरे में बैलेंस रखने के लिए वो ज़रूरी हैं, वो ख़त्म कर दिया गया। ख़त्म कलामी की माज़रत, मैं ये किताब ज़रा बिल्कुल, हाँ, क्योंकि ये अब प्लीज़ कंटिन्यू। क्योंकि देखिए है क्या कि जब हम एक तो होता है ना कि हम अपने तौर पे बना लेते हैं कि शहर इस तरह का होना चाहिए। एक ये है कि जो दुनिया के तमाम जो तारीख़ हैं या दुनिया के तमाम कल्चर हैं या दुनिया की तमाम तरजीहात हैं, उसकी बुनियाद पे शहर, जिसकी बिल्कुल इसकी छोटी सी मिसाल बताऊं, जैसे हम कहते हैं ये 5 स्टार होटल है, कहते हैं ना, अक्सर कहते हैं 7 स्टार। तो कभी आपने सोचा है कि ये 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार 7 क्यों कहते हैं? बोला होटल है भाई, जाके ठहरिए और सुबह घर चले जाइए, आपको क्या परेशानी। लेकिन आप इसलिए कहते हैं कि जो उसमें आसानियाँ फराहम की गई हैं उस बुनियाद पर उसका दर्जा। कराची में वो तमाम महज़ब दुनिया की आसानियाँ मौजूद थीं जिसकी वजह से ये शहर बड़ा शहर। आपने उस पर ज़रब लगा दिया बहुत सी वजूहात से, सियासी भी, अखलाक़ी भी, मजहबी, बहुत सारी वजूहात होंगी, लेकिन आपने ये नहीं सोचा। मैंने अक्सर, अभी मैं गया हुआ था लॉस एंजलिस में भी, इस किताब की लॉन्चिंग थी, वहाँ मैंने तकरीर में कहा कि देखिए इंसान को अल्लाह ने इस तरह बनाया है कि अगर उसमें से ग़लाज़त निकाल दें तो इंसान मर जाएगा, यानी ये ज़रूरी है, लेकिन कवर अप है। अगर आप सेवरेज सिस्टम ख़त्म कर दें मुआशरे में तो गटर बाहर बहने लगेगा। तो इसी तरह बहुत सारी ऐसी बुराइयां जो हम अखलाक़ी समझते हैं वो नहीं होती, वो बैलेंस करती हैं। यहाँ इसमें बेशुमार वाक़यात हैं मैखानों के, अब तो मैखानों का कोई तस्वुर ही नहीं, नाइट क्लब्स के उसका कोई तस्वुर ही नहीं, रेस क्लब के उसका कोई, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा
कि ये वो तमाम चीज़ें हैं जो अच्छाई को इनसे ऊपर करती हैं। जब आप ये ख़त्म कर देंगे तो अच्छाई भी ख़त्म हो जाएगी, डेड हो जाएगी ना। ऐसा ही है। यानी जब आप एक नफ़ी को ख़त्म करेंगे तो पॉजिटिव भी ख़त्म। इस किताब में दूसरी जो अहम बात है वो मैंने कोई भी फिक्शन नहीं लिखा है। आप इसको कह सकते हैं खाका निगारी, यानी मैंने ये किया है कि जो शहर में घूमता रहा हूँ एक्सक्यूज़ मी, और आप देखें बिल्कुल जैसे 16 साल 17 साल 18 साल की उम्र थी जब मैं आया था यहाँ, उस ज़माने जो कराची शहर में बिल्कुल अहले यूनान की तरह, ग्रीक की तरह, एरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटिस की तरह यहाँ स्कूल थे छोटे छोटे घरों में स्कूल से मुराद ट्रेनिंग। रईस अमरोवी साहब का ठिया, सलीम अहमद मरहूम का ठिया, कमर जमील का ठिया, आशकार साहब का, ये वो जगह थी जहाँ हम जाते थे। और ये कोई मतलब इसके लिए कोई पाबंदी नहीं थी कि आप गए दरवाज़ा खुला हो जाके बैठ गए, 10 लोग बैठे आप भी बैठ गए। और जो एक जगह एक्सट्रीम मज़हब पे हो रही है, एक जगह उसकी मुखालफत पे, एक जगह साइंस पे हो रही है, एक जगह फलसफे। तो यहाँ से हम जो सबसे बड़ी चीज़ सीखते थे वो सीखते थे कि आप जब तक सुनेंगे नहीं बोलने का हक़ नहीं है। जी हाँ, खूबसूरत बात। तो आप पहले सुनने की, तो जब आप, क्योंकि दूसरी बात यह कि अगर आप सुनेंगे नहीं तो कभी भी कन्विंस नहीं कर सकेंगे सामने, तो आप अपनी सिर्फ मनवा रहे हैं। अब आपकी मैं सुन ही नहीं रहा हर चीज़। ये इस शहर में मैंने सीखा इसमें, और ऐसे ऐसे लोग इस शहर में, फैज़ अहमद फैज़ साहब का जिक्र इसमें मौजूद है, रईस साहब का जिक्र मौजूद है, भुट्टो साहब का जिक्र मौजूद है, अल्लामा इकबाल के साहबजादे आफ्ताब इकबाल का जिक्र और ये तो मैंने अभी से कह दिया कि ये तो मैं आपसे छीनने वाला हूँ। नहीं, बल्कि मैं आपके यहाँ भिजवा दूंगा। ये मेरे पास एक ही अच्छा तीसरा एडिशन आ गया। इसमें एक चीज़ खालिद साहब, जैसे कि आप ये नामों का जिक्र कर रहे हैं, तो जैसे मैंने आपसे ऑफ द रिकॉर्ड एक बात की थी कि कुछ सुबह 6 बजे कराची का मैंने विज़िट किया, तो वो कराची अलग होता है जी, विद इन हाफ एन आवर वो कराची अलग हो जाता है कि जहाँ उसके हुस्न को पथारे मान कर देते हैं। अच्छा, अब अपनी उस कहानी में जो मैं जब बुन रहा था तो उसमें मुझे पता चला कि ये तो अब्दुल कदीर खान का हॉस्टल था यहाँ पे जी, और वो अब वो काट कबाड़ बन चुका है। इसी तरह जिस पायनियर लाइब्रेरी में भुट्टो साहब पढ़ते थे उसकी क्या सिचुएशन हो चुकी है। मैं चाहूँगा इस तरह की कुछ कहानियाँ हमसे थोड़ी बहुत शेयर करें ताकि हम कराची को बताएं, कराची वालों को बताएं कि क्या कुछ गुजरी है इस शहर में। भाई देखिए, मैं आपको बताऊँ, कराची में किताबों की दुकान का ये हाल था। टॉमस एंड टॉमस थी, सासी थी, किताब महल था, गिल्ड किताब घर था, ये सारी शहर के अंदर किताबों की दुकान मौजूद थी। अब उसकी जगह जूतों की दुकान आ गई है। उससे भी जो अहम है, पूरे शहर में सदर के इलाके में रिगल के इतराफ़ में तकरीबन 35-40 कैफ़ेज़ थे कम से कम, और 7-8 बार थे। तो ये जो कैफ़े थे ये कल्चर का हिस्सा था। मतलब लाहौर से नासिर काज़मी साहब आए या नासिर जैदी साहब आए तो उनको पूछने की ज़रूरत नहीं, सीधे रिगल पे उतरे। अच्छा, उस ज़माने गाड़ियों का फैशन नहीं था, बसों से लोग चलते थे, कोई बुराई नहीं समझते थे। बस से उतरे रिगल पे और चले गए वो फ्रेडरिक कैफेटेरिया। उन्होंने पूछा भाई कहाँ हैं लोग, उन्होंने कहा जी अभी तो गए, अब गए कैफ़े जहान, वो कैफ़े जहान चले गए। या पता चला जबीस गए, जबीस चले गए, वहाँ से शीज़ान चले गए। तो ये जो चीज़ें थी ये कल्चर का हिस्सा था जो ख़त्म। दूसरी बात देखें कि मैं आपको 2 वाक़या बताऊं जिससे इस कल्चर का अंदाज़ा होगा। एक सलीम अहमद मरहूम का, मेरे बहुत अच्छे दोस्त और उस्ताद थे। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि भाई तेरे पास गाड़ी है? मैंने कहा हाँ, FX गाड़ी है मेरे पास। कहने लगा कल आ जाना, मुझे नुमाइश के पास जाना है। ठीक है। अच्छा, मैं बता दूं कि सलीम अहमद मरहूम कट्टर जमात इस्लामी के थे, मजहबी आदमी। अच्छा, कोई उसमें छुपी बात नहीं थी, लिखा है मैंने। खैर मैं गाड़ी में बैठे, बहुत मोटे थे, मुश्किल से बैठ पाते थे। खैर बैठे, हम पहुँचे। जब नुमाइश पहुँचे, उस ज़माने ओवरहेड अंडरपास नहीं बना था, तो वो कहने लगे सीधे ले ले, उल्टे ले ले, सीधे। उसके बाद वो जो इमाम बारगाह जी है वहाँ पे, कहने लगे इधर ले ले। मैंने समझा कोई अपार्टमेंट में आए। मैंने कहा कहाँ जाना है? कहना आ जा चुपचाप। उठ गया। अब वो सीधी इमाम बारगाह में। अब मेरे लिए बहुत अजीब व गरीब बात थी। सलीम अहमद, अच्छा मैंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप पीछे बैठ गए। मेरे साथ बैठे हुए थे, आप यकीन करें, अचानक शोर हुआ कि प्रोफेसर करार तशरीफ़ ला रहे हैं। वाह! तो सलीम अहमद मरहूम ने जिस तेज़ी से, उस तेज़ी से मैं भी नहीं उठ सकता, उठे और दौड़े दरवाजे की तरफ। प्रोफेसर करार ने जूता उतारा, उन्होंने दोनों जूता यूँ दबाया और सीधे स्टेज पे जाके बैठ गए। खैर हो गई बात ख़त्म। जब वापस आने लगे, मैंने कहा सलीम भाई ये क्या ड्रामा है भाई आपका? बोले बकवास बनकर बेवकूफ़, ये मेरे दादा उस्ताद, मेरे उस्ताद प्रोफेसर अस्करी, और अस्करी के उस्ताद ये हैं, इनका हुक्म था मैं आ गया।
ये कल्चर अब कहाँ से क्या क्या सका। और अगर इससे भी थोड़ा कुछ अगर मैंने पढ़ा, जो अख्तर बलोच साहब लिख गए हैं कि यहाँ अकबर रोड पे जो मोटरसाइकिलों की वो है, वहाँ पे एक ऐसा मंदिर है जहाँ से ताज़िए बरामद होते हैं। जी जी, क्या खूबसूरत बात है, क्या क्या इस शहर की सकाफत है। भाई मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैंने तो बहुत इंजॉय किया इस शहर को। ये वो अड्डे थे जहाँ से हम मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, एक बंदा जिंदा है, एक शायद फ्रेडरिक कैफेटेरिया में नीचे कैफ़े था, ऊपर बार था। मैं नाम ले सकता हूँ इस शहर के बड़े लोगों का, मेराज मोहम्मद खान साहब का, हसन अली का, अली मुख्तार, ये सब मकरूज़ हैं उस बैरे के आज तक, क्योंकि ये आते थे मेरे सामने किया था, हम छोटे थे, कहने भाई एक पेक का 2 रुपये करा दे, तो ये ऊपर कह देते थे तो पी। अली अभी ज़िंदा है, वहाँ पे हक्कानी चौक पर उसने दुकान की हुई है। मैं एक दिन गया तो रो पड़ा, कहता है वो चीज़ें ख़त्म। फ्रेडरिक कैफेटेरिया का मालिक था सोहराब। मैं आपको सच्चा वाक़या, तो लोग आए बैठे, तो एक कोई नया बहरा था, उसको नहीं पता होगा, तो उसने लाके बिल दे दिया, होता ना जी। तो उसने बुलाया सोहराब ने, कहना उन्होंने मांगा था बिल, नहीं, तो कहना तूने क्यों दिया, कहना साहब वो चाय पी के बहुत देर से बैठो, कहने कि तेरा होटल है मेरा है, वो पूरे दिन बैठे रहे, तुझे क्या परेशानी भाई। ये यहाँ से एक और साहब थे खटक साहब, वो पूरी मिस्तर लेके आते थे, उस ज़माने जो मैगजीन होता है मिस्तर चिपकाते थे ना, तेज छत, पूरे होटल में बैठ के 12-16 सफ़े का मिस्तर बनाते थे। वाह, कोई बोलने वाला नहीं था। आपने देखें क्या क्या नाम लिए, आपने अस्करी नाम लिया, आपने सोहराब नाम लिए, आपने मतलब कि ये शहर जो है, ये शहर किसी एक रिप्रेजेंटेशन का नहीं था। मैं चाहूँगा थोड़ा सा देखने वालों को, क्योंकि आज बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं शहर हमारा है, शहर हमने बनाया, शहर हमारा, शहर हमने बनाया। थोड़ी सी रोशनी डालिए कि जो मैं चाहूँगा कि वो कम्युनिटीज़, ख़ासतौर पे जो पारसी कम्युनिटी है, उसने इस शहर के लिए क्या कुछ किया है। मैं चाहूँगा प्लीज़ थोड़ा सा। देखिए मैं आपको बताऊँ, ये शहर पार्टीशन से पहले दो लोग ओन करते थे, पारसी और हिंदू। हिंदू ज़्यादातर ग्रेन्स के बिज़नेस में थे, और बेशुमार ये जो थे अपने करोड़, ये सब शाम में ठट्टा चले जाते थे, दिन को आ जाते थे, शाम में ठट्टा चले जाते थे। पारसी यहाँ रहते थे, कांडा वाला, मांडवी वाला, और जितने भी हैं आप देख लीजिए, मामा पारसी है, बीवीएस पारसी है, एनएडी है, इसी डीजे है, इसी तरह आप आगे जाइए कि इससे हट के 7 डे, ये जो क्रिश्चियंस ने बनाया 7 डे है, स्पेंसर से, लेडी डफरिन शोभराज है। और मज़े की बात है कि लेडी डफरिन हॉस्पिटल में बिलावल भुट्टो की पैदाइश। जी जी मालूम। अच्छा, अब है एंकल सरिया है जी, एंकल सरिया। जब है क्या कि ये अच्छा, ये इस शहर का मतलब, मैंने कोई 7-8 साल न्यूयॉर्क में गुजारा। यही खूबी न्यूयॉर्क की भी है। न्यूयॉर्क में आपको बाज़ वक्त लगेगा कि आप किसी देसी मुल्क में आए, गोरा अजनबी लगता है, यानी शहर के बाहर के इलाके में, सबर्ब में तो गोरे मिल जाएंगे आपको, लेकिन जो मेन है यानी कॉस्मोपॉलिटन, वो बिल्कुल जैक्सन हाइट। बल्कि मैंने किसी ज़माने वो हमारी एक टीवी पे प्रोग्राम करती थी रेनू मेहरा, बॉम्बे की थी, तो मैंने उससे कहा कि यार तू ऐसा कर चालाकी से कि जैक्सन हाइट को अपने हिंदुओं से कह कि जय किशन हाइट लिख दिया तो ग्रेजुअली जैक्सन हाइट विल बिकम जय किशन हाइट। इतने बड़े अभी भी अच्छा, अभी गया हूँ मैं, लास्ट मंथ वहीं था, तो लास्ट मंथ अब देखा पूरी तब्दील हो गई, पूरा जैक्सन हाइट बंगालियों के हाथ में, टोटल। ये है बड़े शहर की। वैसे खालिद साहब, टाइम हमारे पास बड़ा लिमिटेड है, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी। आपने वो खूबसूरत वक्त गुजारा, आपकी बातें सुन के मुझे लग रहा है कि कराची पता नहीं क्या चीज़ थी उस ज़माने में। कोई कुछ ऐसी बातें जो आप चाहेंगे कि वापस आ जाएं कराची की, वो वाली रौनकें जो उस वक्त थीं? देखिए, उसके लिए सबसे बड़ी जो आप ये, वो मैं कह नहीं सकता, सख्त हो जाता है क्योंकि बहुत सारे सियासी मामला, आपको शहर के हवाले से शहर की खसूसियात को वापस करना होगा जी। जब तक आप वो वापस नहीं करेंगे, आप शहर में इसी तरह एक्सट्रीम मुश्किल काम है। यहाँ ज़रूरत है फैज़ अहमद फैज़ जैसे लोगों की, ज़रूरत है रईस साहब जैसे लोग की, वो लोग ख़त्म हो गए। अगर वक्त हो तो मैं फैज़ साहब का एक वाक़या सुना दूँ आपको। आप प्लीज़ सुनाइए और फिर हम ब्रेक लेंगे। हाँ, हुआ ये कि मुझे पता चला फैज़ साहब आए हुए, नर्सरी पे ख़याम सिनेमा होता था, अब जहाँ बिल्डिंग बन रही है उसके पीछे रहते थे, पीले रंग का घर था उस ज़माने, PCSS में घर होता था और एक साइड का ज़ीरा होता था जिससे ऊपर जाता। तो मैं ऊपर पहुँचा तो मेरे साथ अकील हसन थे जो PRO थे सुई गैस के, हम दोनों पहुँचे वहाँ। अच्छा, मैंने कहा ना उस ज़माने पूछना उछना नहीं पड़ता था कि मैं आ जाऊँ सर या ना, ऐसा कोई चक्कर, सीधे पहुँच गया। आज दरवाज़ा खुला, पहुँच गया अंदर। फरहाद जैदी साहब बैठे हुए थे और फैज़ साहब बैठे हुए थे, हम भी बैठ गए। अभी गपशप हो रही थी, इतने में अचानक वो आ गए, अपने जसारत के एडिटर जो थे
अब्दुल करीम आबिद, ठीक है, जसारत से निकाल दिए गए। अब देख ले ज़रा पस मंज़र देखें कि फैज़ साहब कट्टर लेफ्टिस्ट, अब्दुल करीम आबिद कट्टर मौलवी जी। जो बैठ गए तो फैज़ साहब का लहजा बहुत धीमा, तो उन्होंने कहा हाँ भाई आबिद कुछ हुआ तेरा? उसने कहा नहीं सर कुछ नहीं। प्रेस क्लब के उस ज़माने टीवी नहीं होता था, कुछ पता चला? उसने कहा सर सुना है कि मशरिक़ में कोई जगह निकली है। उन्होंने टेलीफोन काला वाला TIP का मंगवाया, यूं वाला घर घुमाया, नंबर लाहौर में रहमान साहब, अब्दुल रहमान से बात की, एडिटर मशरिक़। हाँ भाई रहमान तेरे पास कोई जगह है? उसने कहा जी सर मैगज़ीन एडिटर की। किसके लिए पूछा होगा ना? अच्छा आवाज़ तो हम नहीं सुन रहे ना, तो उन्होंने कहा होगा अब्दुल करीम आबिद। उधर से उन्होंने कोई लंबा जुमला कसा होगा कि अबे इसको कहा, तो फैज़ साहब का जुमला था अरे भाई पेट तो सबका लगा हुआ होता है ना यार, पेट। ये ख़त्म हो गया कल्चर, ये कल्चर। आपकी इसी बात से कि क्योंकि पेट सबका जुड़ा होता है, कराची जो है वो पेट पालने वालों का शहर है, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि कराची को भी पालने की और कराची को साफ़ सुथरा करने की कोई कोशिश की। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू बहुत बड़े मज़े की थी। दिल नहीं कर रहा यकीन जानिए कि ये बैठक ख़त्म हो जाए कि इसको हम लेके चले, लेकिन ब्रेक का वक्त जो है वो आ गया है। सो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जनाब, उम्मीद करते हैं आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। अब बात हो जाए कुछ स्पोर्ट्स के मैदान से, हमारे पाकिस्तानी बच्चों के बारे में। पाकिस्तानी बच्चे जो है ना वो किसी से कम नहीं भाई। 15 साला स्विमर तैराक मतलब हरीम मलिक जो है वो स्विमिंग के मुकाबले में 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी हैं, गोल्ड मेडल हासिल किया है। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि हरीम मलिक ने पाकिस्तान में रहते हुए ये मुकम्मल ट्रेनिंग की और उस लड़की का रिकॉर्ड तोड़ा जिसने दुबई जाकर ट्रेनिंग की और पाकिस्तान में आकर मुकाबलों में हिस्सा लिया। द ब्यूटीफुल थिंग इज़ के हरीम की जो सपोर्ट है ना, उसके बारे में भी उनसे हम पूछेंगे, वो आप वीडियो में देख भी सकते हैं। तो आज हरीम हमारे साथ मौजूद है। हरीम अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सो इतनी ज़बरदस्त आपकी परफॉर्मेंस और जो आइसिंग ऑन द केक है कि आपने जो बीट आपने रहते हुए इधर ही सब तमाम तर यहाँ की फैसिलिटीज़ में रहते हुए अपने आप को ट्रेन किया और आपने एक सिर्फ कॉम्पिटिटर को बीट नहीं किया, चल उनकी भी अपनी मेहनत, उनकी अपनी ट्रेनिंग, लेकिन आपने एक इंटरनेशनल ट्रेनिंग को बीट किया है। सो पहले तो ये बताइए, सो हाउ इज़ द फीलिंग, कैसा महसूस कर रही हैं आफ्टर द रिकॉर्ड? जी मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। ये काम बहुत मुश्किल है क्योंकि मैंने सालों से ट्रेनिंग की है। मैं 8 साल की थी जब मैंने स्विमिंग कम्पेटिटिवली स्टार्ट किया था, मेरे अब्बू ने सिखाया था। तो इस तरह इस लेवल तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है, स्पेशली पाकिस्तान में। और जैसे आपने अब बात कर ही दी है, वैसे तो मेरा तीसरा सवाल था लेकिन अब मैं कर ही दूंगा। द पेरेंट सपोर्ट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। वो वीडियो में भी गालिबन आपके वालिद साहब ही हैं जो आपको ट्रेन करा रहे हैं। सो जब वालिद ट्रेन करा रहे होते हैं तो उस वक्त वो वालिद होते हैं या उस वक्त वो ट्रेनर होते हैं? वो दोनों ही होते हैं। उनने मुझे सिखाया था जब मैं छोटी बच्ची थी, तो पहले वो मज़े के लिए सिखाते थे, फिर मैंने एक प्रॉपर कोचिंग ज्वाइन की। अच्छा, पहले सिर्फ वैसी फ़न एक्टिविटी के तौर पर जैसे पढ़ाते हैं बच्चों को इस तरह से, तो फिर ये आपका अपना शौक़ था कि आप स्विमिंग करें या उन्होंने ही कहा परस्यू करने के लिए, आपने उनकी बात मानते हुए इसको कंटिन्यू किया? मेरा पहले कोई शौक़ था नहीं, कोई इंटरेस्ट था नहीं स्विमिंग में, खाली मैं मज़े के लिए करती थी। मैं ट्रेनिंग की जाती, मैं कुछ ट्रेनिंग सही तरह से करती नहीं थी क्योंकि मुझे पहले इंटरेस्ट था कि इस लेवल तक पहुंचूं। मगर फिर बाद में जाकर जब मेडल्स जीतने शुरू हो गई ना, वो इसमें इतना सारा मज़ा आता है, तो वो मोटिवेशन भी होता है। तो और अम्मी अब्बू ने भी मोटिवेशन दिया कि करो करो, कर सकती हो। अम्मी अब्बू का पहले ये विज़न था कि मैं स्विमर बनूं, फिर मैंने ये कामयाब कर लिया। ओके, और कुछ अपने रिकॉर्ड के बारे में बताएं। वो रिकॉर्ड आपने कितने मार्जिन से उसको बीट किया? जी ये था 50 ब्रेस्टस्ट्रोक का रिकॉर्ड। मैंने बहुत सारे जूनियर नेशनल रिकॉर्ड बीट किया, पर ये मेरा पहले सीनियर नेशनल रिकॉर्ड था। सीनियर नेशनल रिकॉर्ड है कि मैं पाकिस्तान में से हर पाकिस्तानी में से मैं ये बेस्ट करती हूँ इवेंट। तो ये इवेंट 50 ब्रेस्टस्ट्रोक था और मैंने कुछ ही मिली सेकेंड से बीट किया, तो बहुत मुश्किल बात थी। और ये प्रैक्टिस भी तो की होगी ना प्रॉपर आपने,
तो कितना टाइम लगा इतनी प्रैक्टिस करने में, और क्या दिमाग में चल रहा था कि मुझे बीट करना है रिकॉर्ड, और प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस हो रही थी? जी, ये रिकॉर्ड मैंने 3 साल से एम किया और अभी इस साल जाकर मैंने ब्रेक किया। ये मैंने जूनियर नेशनल में इस साल लाहौर में ब्रेक किया था। तो मेरी प्रैक्टिस मैंने स्कूल के बाद, स्कूल से पहले मैंने प्रैक्टिस की। जैसे 5 बजे मैं जाती थी पूल पर, स्कूल के पूल ही मैंने इस्तेमाल किया। फिर स्कूल के बाद मैं जिम खाना जाकर प्रैक्टिस करती थी और अलग से मैं जिम भी करती थी। तो 4 घंटे स्विमिंग करती थी और फिर 1 या 2 घंटे जिम भी करती थी। वाह, मतलब कि ये रिजीम इतना टफ होता है। स्टडीज़ को कैसे मैनेज करती हैं हरीम इसके साथ साथ? बिकॉज ये बॉडी टोल, कोई भी आप स्पोर्ट्स करो बॉडी टोल तो आता है, बट स्पेशली स्विमिंग जिसमें आपका सारा मसल, आपकी पूरी बॉडी हेड टू टो एंगेज हो रही है, और इंसान की थकावट इतनी हो जाती है, एंड अगेन द ग्रेविटी एंड द बॉयंसी एंड एवरीथिंग जो कि स्विमिंग में आपको अगेंस्ट द फोर्स पुश करती है। तो इस एग्जॉस्टिंग स्पोर्ट्स के साथ साथ स्टडीज़, हाउ डिफिकल्ट इट इज़? मैं कोशिश करती हूँ कि मैं स्कूल में ही सब काम कर लूँ और मैं स्कूल में अटेंशन पे कर लूँ ताकि मुझे एटलीस्ट टॉपिक का आइडिया आता है। फिर जब भी मैं बस मैं स्कूल को और स्विमिंग को सेपरेट लेके जाती हूँ। तो मैं स्विमिंग सुबह में करती हूँ और स्कूल के बाद फिर जब भी घर वापस आती हूँ मैं पढ़ती हूँ। मेरी ट्यूशन भी होते हैं, मैं ट्यूशन ट्राई करती हूँ कि मैं स्किप नहीं करूँ। और फिर वीकेंड्स में मेरे पास टाइम होता है तो मैं वो टाइम जितना भी कर सकती हूँ उतना स्कूल वर्क करती हूँ। अच्छा, इतना माशाल्लाह ऑलरेडी रिकॉर्ड्स आपने बीट किए हुए हैं और मज़ा भी आ रहा है रिकॉर्ड्स बीट करने में, जैसा अभी आपने कहा। सो अब अगले रिकॉर्ड्स का क्या है? अभी आपने क्या जहन में रखा हुआ है कि अगले और किसका 10 साल 20 साल का रिकॉर्ड ब्रेक करना है? जी, मैनिफेस्टेशन की थी ना आपने, मैनिफेस्ट किया था और आपने किया, तो अब कौन सा नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो गया? सो जूनियर नेशनल में तो सारे रिकॉर्ड ब्रेक करे जो मैं चाहती थी, क्योंकि अभी मैं अंडर 16 में हूँ। अंडर 16 आखिरी एज ग्रुप है फॉर जूनियर नेशनल। तो मैं 2 साल में ओपन में चली जाऊँगी तो मेरे पास जूनियर नेशनल का चांस नहीं है, मगर मेरे पास वो रिकॉर्ड आ गया तो मैं सीनियर नेशनल के रिकॉर्ड के एम कर रही हूँ। जैसे रहता है 100 ब्रेस्ट स्ट्रोक और 200 ब्रेस्ट स्ट्रोक और 200 IM एंड 400 IM। उन ये 5 इवेंट्स में मैं स्पेशलाइज करती तो उनका एम करना। वैसे हर स्पोर्ट्समैन का सबसे बड़ा ड्रीम ही होता है ओलंपिक्स, ठीक है? आई नो इट्स अ लॉन्ग वे अभी राइट नाउ, बट डू यू हैव दैट इन माइंड एज वेल? जी, ओलंपिक्स का माइंड आई हैव इट इन माइंड, क्योंकि ये बहुत बड़ी ओलंपिक्स जाना, ओलंपिक्स तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। जैसे नेशनल्स करूँ, इंटरनेशनल करूँ, पर ओलंपिक्स का एक अलग ही जी। Yeah, the aura. Yes. So what's the pathway? Like you've done the juniors, you've done the seniors. Now अब आपका गोल क्या है? पाथवे क्या है? इंटरनेशनल कौन सा इवेंट है या फिर रीजनल कौन सा इवेंट है, ये बताइए। रीजनल तो मैंने सारे कर लिए, मगर इंटरनेशनली मैं वर्ल्ड चैम्पियंस और कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स इस तरह के गेम्स करना चाहती हूँ। मैंने इस साल और पिछले साल मैंने एशियन एज ग्रुप कर लिया और कॉमनवेल्थ एज ग्रुप कर लिया है। तो मैं और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन करना चाहती हूँ, क्योंकि इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन आपको पॉइंट्स मिलते हैं तो उसी से आप ओलंपिक्स में जाते हैं। ओके, सो ब्रिक बाय ब्रिक, ब्लॉक बाय ब्लॉक हम आपको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं हरीम। थैंक यू सो मच। करते रहिए रिंग्स ओलंपिक्स के। करते रहें तो आप इंशाल्लाह ताला पहुंच ही जाएंगे। सो हियर यू गो, हरीम मलिक द रिकॉर्ड होल्डर, और उम्मीद करते हैं कि वो सिर्फ ये रिकॉर्ड नहीं और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े। अब जो है वो ब्रेक का वक्त हो जाता है, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया बोल है। एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद, और हम इस सेगमेंट में एक बहुत ही अहम बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि उड़ान पाकिस्तान जो प्रोग्राम है, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, वो लॉन्च हुआ। अब उसमें बहुत सारे मंसूबे हैं कि जिनमें काम करना है और जिनमें काम करने के बाद हुकूमत की मईशत को अगले 5 साल मजबूती अता करनी है। हुकूमत पाकिस्तान मुतबादिल तवानाई के ज़राए पर भी काम कर रही है, और एहसन इकबाल ये कहते हैं कि हुकूमत चाहती है कि पाकिस्तान में तवानाई की कीमतें कम से कम की जाएँ। हम वी ऑल नो कि हमारा सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो सस्ती बिजली की मुस्तकिल पैदावार, लेकिन उससे भी बढ़ के ये कि ना सिर्फ वो बिजली सस्ती हो बल्कि वो सस्टेनेबल भी हो और क्लीन एनर्जी भी हो कि जिस पे पूरी दुनिया
काम कर रही है। तो आज हम बात ये करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के जिसके पास विंड कॉरिडोर बड़ी ज़बरदस्त है, पाकिस्तान के पास जो टाइडल वेव्स हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। सोलर का तो आप सबको पता है, सोलर एनर्जी जो है उससे हम कितना इस्तेफादा कर सकते हैं, कितना कर रहे हैं, कितना करना चाहिए, वो कौन कौन से तरीक़े हैं कि जिससे काबिल तजदीद तवानाई को हम ना सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए हासिल कर सकते हैं बल्कि उससे मुल्क की मईशत को मजबूत से मजबूत तर भी बना सकते हैं। इसी पे आज हमने मदऊ किया है। हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो कि एंटरप्रेन्योर भी हैं और एनर्जी एक्सपर्ट भी हैं। नज़ीर अहमद वयाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, और यकीनन आपकी मौजूदगी से हम इस्तेफादा करेंगे आज, क्योंकि बहुत अहम मामला है सर। कराची हो जाए या फिर कोई भी और बड़ा शहर हो जाए या कोई छोटा से छोटा गांव भी हो जाए, पाकिस्तान का सबसे देरीना मसला जो है वो एनर्जी क्राइसिस हमने देखा है। हम कराची में बैठे हैं, हमसे बेहतर कौन जानता है कि यहाँ पे कितने बड़े मसले मसाइल हैं। दुनिया अब पायदार तरक्की की जानिब जा रही है, काबिल तजदीद तवानाई की जानिब जा रही है। पाकिस्तान के पास कौन कौन से वो रिसोर्सेज हैं कि जिनको अभी तक हमने कैप नहीं किया है और अगले 5 सालों में हमें करना चाहिए? मेरे ख्याल है आपने सबसे पहले जो टाइडल वेव्स की बात की, तो पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड विद कोई 900 कुछ किलोमीटर हमारे पास शोर लाइन है। उसमें से कुछ 50-60 किलोमीटर ऐसे हैं कि जहाँ वेव्स माशाल्लाह काफ़ी अच्छे हैं। इन वेव्स की मूवमेंट से हम बिजली पैदा कर सकते हैं और वो इतनी अफोर्डेबल है, कैपिटल कॉस्ट भी उसमें कम है और उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शुरू में तो हमें टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, पर हम ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की एग्रीमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं। अगर वो हो जाए, इंशाल्लाह हो जाएगी, तो उसमें हम जब लोकल प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा काम हाइड्रोलिक और मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल जो है वो मुश्किल से कोई 22-23% है, तो कॉस्ट कैपिटल का भी बहुत कम हो जाएगा, ऑपरेशनल कॉस्ट भी बहुत मिनिमल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पीरियड्स जिसमें बिजली कम इस्तेमाल होती है, जो हम ग्रिड में डालें कम इस्तेमाल होती है, उसमें समंदर के पानी को हम डीसैलिनेशन भी कर लें उसकी। पूरा बलूचिस्तान जो है वाटर स्टार्व्ड है जी, वो पूरा ग्रीन हो सकता है। और इस तरह ये है कि जो बिजली है वो हम ग्रिड में डाल के सारे मुल्क को दे सकते हैं और इतनी बिजली पैदा कर सकते हैं कि शायद हम एक्सपोर्ट कर सकें। तो सबसे जो टेप करने वाला पहला सोर्स है वो वेव एनर्जी है, इस पे काम करना चाहिए। हमने काफ़ी इस पे रिसर्च की हुई है। हम इंटरनेशनल इसके जो प्रोवाइडर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स हैं, उनसे डिस्कशन है। हमने कोशिश की है कि हमें प्रॉपर इसका एक पायलट करने की इजाज़त मिले। अगर वो मिल जाए तो हम प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दे देंगे कि भाई ये दिस इज़ दी वे जिसमें बिजली और पानी दोनों मसाइल हमारे हल हो सकते हैं। ऐसा मशहूर है, आपने भी सुना होगा कि फ्यूचर वॉर्स जो हैं वो वाटर वॉर्स होंगे। तो अगर हमारे पास वाटर सोर्सेज समंदर से आ जाएं तो उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो ये हो गई कि हमारे पास 900 मीटर की कोस्ट लाइन है। देन मुझे याद आता है कि जंपीर जो हमारा एक पॉकेट है, आप दूर से जब सफ़र करते हैं, रात में सफ़र करते तो ऐसा लगता है एलियन शिप्स हैं, वो जो लाल बत्ती जगमग हो रही होती है, और दोपहर में आप जाएं तो बड़े बड़े टर्बाइंस घूम रहे होते हैं। विंड कॉरिडोर की आप सर प्लीज़ हमारी रहनुमाई करें कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए। हमें विंड कॉरिडोर जो मिलता है वो घारो, कुछ ठट्ठा का हिस्सा और जंपीर तक जाता है। तो ये तो वो एरिया है कि जहाँ हमें 12 मिलीमीटर पर सेकंड की स्पीड से विंड मिलती है और वो ये बड़ी टरबाइंस को चला सकती है। पर अगर आपको मैं बताऊं कि अब चाइना ने जो सिलसिला शुरू किया वो 20 मेगावाट की एक टरबाइन ऑलरेडी बनाई है। वाह। तो अगर हम डिफेंस में कहीं एक लगा लें, उसकी स्पीड रिक्वायरमेंट भी कम है, वो 7 से 8 मीटर्स पर सेकंड पे ऑपरेट करती है। सपोज़ डिफेंस में एक लगा लें 20 मेगावाट अगर डिफेंस को मिल जाए तो डिफेंस में तो बिजली जो है वो इतनी अफोर्डेबल और इतनी मकदार में मिल जाएगी कि पूरा डिफेंस क्लिफ्टन कवर हो सकता है। इसी तरह पूरे अफ़गानिस्तान को आप एनर्जी से एम्पावर कर सकते हैं, इन एडिशन टू वेव एनर्जी। अगर वहाँ विंड की, क्योंकि अब जो विंड की स्पीड की रिक्वायरमेंट है वो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ते हुए वो कम होती जा रही है।
पर इससे आगे जो चीज़ है ना कि अभी हम छतों पे सोलर पैनल्स देख रहे हैं। सोलर पैनल्स की जगह अब ट्यूलिप टर्बाइंस आ गई हैं। ये क्या चीज़ है? ये 2 से 3 मिलीमीटर पर सेकंड पे ये प्रोडक्ट मतलब बिजली प्रोड्यूस करती है। अच्छा, मैंने पिक्चर शेयर की थी जी, वी आर रनिंग दैट, यस। तो वो जो है पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं? पाकिस्तान में अभी नहीं है, पर जो मैन्युफैक्चरर उसके हैं 6-7 मैन्युफैक्चरर हैं, तो हम इंशाल्लाह कुछ अरसे में उसके जो छोटे यूनिट्स हैं वो मंगा रहे हैं। किस तरह काम करती है? ये बेसिकली फ्लावर की तरह होती है। ओके। और फ्लावर जो है वो जब बहुत लो स्पीड पे भी चलती है और ये 1 से 2 किलोवाट प्रोड्यूस करती है। तो जैसे हम सोलर पैनल देखते हैं कि 50-60 सोलर पैनल लगी होती हैं, या कहीं एक भी लगी होती है, कहीं 10 भी लगी होती है, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये भी कई एक मल्टीपल में लग सकती हैं। तो मेरा तो ये प्रेडिक्शन है कि वापदा और KESC जो है इनके दिन पूरे हैं। अच्छा। ये 15 साल में हर घर के ऊपर और हर फैक्ट्री के ऊपर और हर प्लाजा के ऊपर और हर मॉल के ऊपर अपनी लोकल प्रोडक्शन होगी बिजली की। सोलर से बेहतर है? देखिए ना, इसकी मेंटेनेंस कम है, इसकी लाइफ ज़्यादा है, और इसका कैपिटल कॉस्ट भी कम है, तो ये कई एक फ़ायदे देगी। तो क्या ये सोलर पैनल्स की जगह ले सकती है फिर? लेकिन नॉर्मली हाइब्रिड सिस्टम होने, क्योंकि हवा हमेशा नहीं चलती जी, और रोशनी हमेशा नहीं होती, तो अगर ये दोनों का हाइब्रिड अगर हम हर छत पे लगा दें तो मैं समझता हूँ कि दिस इज़ द फ्यूचर। भैया साहब, हमारे पास इतनी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, समंदर हमारे पास, हवा हमारे पास, सूरज की रोशनी हमारे पास। आई वाज वाचिंग अ डॉक्यूमेंट्री, दुनिया कितनी आगे जा चुकी है। आइसलैंड ने जो वॉल्केनो का जो भाप होती है उसको अंडरग्राउंड लेके और फिर उससे वो बिजली पैदा कर रहे हैं, और उससे क्लीन एनर्जी कोई है नहीं। अभी जो ये जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान आया है 24 था 29, हमें कितना ज़्यादा वॉर फुटिंग स्पेस पे काम करने की ज़रूरत है? रिसोर्सेज हमारे पास हैं, आज से नहीं कब से हैं, हमने उसको यूटिलाइज़ नहीं किया। आपको लगता है कि इस बार हमारी सम दुरुस्त है, और कितना तेज़ी से इस पे काम हमें करना चाहिए? देखिए, एनर्जी बहुत क्रिटिकल है किसी भी मुल्क की प्रोग्रेस में, डेवलपमेंट पे, हर चीज़ पे वो इम्पेक्ट करती है। वो छोटा घर हो या एक बड़ा ह्यूज कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, सब जो है आजकल बिजली से बहुत परेशान है। गैस की भी अब हमारे वहाँ क्राइसिस हो गई है। तो आई फुल्ली रिकमेंड कि इस पे अगर वॉर से भी कोई आगे वर्ड है ना, तो उस फुटिंग पे हमें काम करना चाहिए, बहुत ही फौरी स्टेप्स लेना चाहिए। बहुत सारी हमारी जो पिछली गलतियां हैं उनको या करेक्ट करनी चाहिए या उसका मुतबादिल देना चाहिए। एक और आप जो मिस कर रहे हैं कि हमारे पास डेजर्ट्स बहुत हैं जी, अच्छा, शारा बहुत हैं, वहाँ काफ़ी मुल्कों ने अब सोलर टावर लगाए हैं। ओके। उसमें एक तकरीबन 500 मीटर के डायमीटर में एक पूरा प्लेटफॉर्म बनता है। ठीक है। जिसके अंदर कॉनकेव लेंसेज होते हैं। सूरज की जब रोशनी पड़ती है वो रेस प्लेटफॉर्म होता है, नीचे उसकी जो हवा है जो चारों तरफ से पंखे पंप कर रहे होते हैं, वो हवा गर्म होती है। ठीक है। गर्म होती है और एक टावर होता है जिसके अंदर से ये हम देखिए, हाँ, ये इसी की बात हो रही है। वो टावर से वो जब हवा ऊपर जाती है तो उसके अंदर बेतहाशा टर्बाइंस लगी होती है। तो हमारे पास चूँकि शहरा बहुत है, डेजर्ट्स बहुत हैं। जी हाँ, थर से लेके चोलिस्तान है, और इस तरह ये डेजर्ट्स के ऊपर हमें सनलाइट भी बहुत मिलती है जी। सोलर के मुकाबले में ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, इसका कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा है। मैं भी यही पूछने वाली थी आपसे, कैपिटल कॉस्ट जी, इसका कैपेक्स ज़्यादा है, बट एक बार ये लग जाए तो 40-50 साल तक मुमकिन है कुछ लेंसेज डैमेज हो जाए, वो चेंज करने पड़ेंगे। कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है, सिर्फ उसकी क्लीनिंग करनी है। वो भी अब रोबोटिक सोल्यूशंस आ गए हैं जिससे वो क्लीन होती रहें। तो ये भी एक बहुत अहम सोर्स है, और अल्लाह ने हमें, जैसे आपने कहा, कि हर चीज़ से नवाजा है। शोर लाइन भी है, पहाड़ भी है, डेजर्ट्स भी हैं, जंगल भी है, हमारे पास हर चीज़ है। तो और वाटर रिजर्वायर भी है बहुत। वैसे इसकी ट्यूलिप टर्बाइन की बात करें, क्योंकि अभी आप उसी पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे कि सोलर पैनल से ज़्यादा अच्छी एक चीज़ है, तो ये क्या इतना अफोर्डेबल होगा कि आज का जो इंसान है, आपको पता है सैलरीज़ कितनी है, लोगों की बड़ी लिमिटेड आमदनी है, उसमें ये अफोर्ड किया जा सके?
और एक जो घर होता है उसके लिए कितने पीसेस ऑफ टर्बाइंस यूनिट्स जो हैं उसके लिए यूज़ कर सकते हैं कि वो प्रॉपर बिजली जो है सेटअप कर सकें अपने घर में? आपको पता होगा कि पंखे की हमारी इंडस्ट्री जो है गुजरात में है और कॉटेज इंडस्ट्री बन चुकी है जी। हर दूसरे घर में कोई ना कोई कंपोनेंट बन रहा होता है, कोई उसकी असेंबली करके फिर मार्केट कर रहा होता है। टरबाइन जो है ये पंखे से ज़्यादा कुछ नहीं है जी। इसमें बुनियादी तौर पे जो फिंस है उसको रोटेट होना होता है और एक डायनामो लगा होता है जो उसको बिजली में मूवमेंट को कन्वर्ट करता है। तो इसकी अफोर्डेबिलिटी की जो बात है तो ये कि ऑफ कोर्स अभी इंपोर्ट करेंगे तो ये बियॉन्ड रीच ऑफ अ कॉमन मैन है। तो जैसे मैंने कहा कि गुजरात में ये कॉटेज इंडस्ट्री बन जाएगी अगर हम इस टेक्नोलॉजी को लेके आएँ, क्योंकि कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अब जो इन्होंने रिसर्च कर करके ऐसी फिंस और ऐसा उसका स्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है कि लो विंड पे ये चल सकती है। कि लो विंड पे चलेगी तो एक यूनिट मेरा ख्याल है कि 4-5 लाख रुपए में 1 किलोवाट तो बिजली दे देगी। वो सोलर पैनल के भी यही मामला चल रहे हैं। अच्छा वैसे साहब, अब जो आपने ये बात की है उससे एक नया जो है वो मौजू खुल जाएगा हमारे लिए और हम आगे भी जाके आपको ज़रूर तकलीफ़ देंगे कि आप आएँ इस पर बात करें, लेकिन थोड़ा सा इसको टच कर जाएँ कि फ़र्ज़ कीजिए ट्यूलिप इंडस्ट्री यहाँ आती है और उससे हमारी कॉटेज इंडस्ट्री जो हमारी होम ग्रोन इंडस्ट्री है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। मैं देख रहा हूँ कि कुंड मलीर पे हमने कोई टाइडल एनर्जी का एक यूनिट लगाया और पीछे पूरा गांव है, वो पूरा गांव जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री में तब्दील हो गया। इसी तरह जमपीर में जो लगा हुआ है। तो देखने वालों को ये बताइए कि जब इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना शुरू होता है तो ये जो उसके बाई प्रोडक्ट्स हैं, जो उसके दीगर फ़वाइद वो कितने ज़्यादा होते हैं? आप देखें समंदर के साथ जितने इलाके हैं कराची को छोड़ के, कुछ बदीन को आप देख लें कि इंडस्ट्रीज़ लगी हुई, बाकी पूरा बलूचिस्तान और इवन बाकी सिंध का इलाका बहुत पसमानदा है। उनको अगर बिजली और पानी अच्छा मिल जाए, एक तो एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो जाएगा पानी की वजह से, और बिजली आ जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो वहाँ डेवलप हो सकती हैं। मैं तो कहता हूँ सिर्फ टूरिज़्म अगर डेवलप हो जाए ना, कुंड मलीर में ही आप देख लेंगे अगर टूरिज़्म डेवलप हो जाए, वहाँ कोशिश की थी पर वो अनफॉर्चुनेटली ब्यूरोक्रेटिक रेटेपिज्म में रह जाता है। अगर इस पर कोई कमिटमेंट हो, एक जो बहुत अच्छी बात हुई है ना पाकिस्तान में, वो जो SIFC बनाया गया है, वो आई थिंक बहुत अच्छी एक डेवलपमेंट है और हम उनसे डिस्कस भी कर रहे हैं मुख्तलिफ बिजली के, ख़ास तौर पे जो हाइड्रोजन फ्यूल का सोल्यूशन है, अच्छा, उसको भी डिस्कस कर रहे हैं। तो आपका जो सवाल है कि इसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं या इसके जो डाउन स्ट्रीम इफ़ेक्ट्स हैं वो इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, मतलब यू कैन नॉट इमेजिन कि हमारी इकोनॉमी में एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन अगले 10-12 साल में आ सकता है एनर्जी का। वैसे सब गुफ्तगू आपसे बहुत अच्छी हो रही है लेकिन क्योंकि वक्त की कमी है, लेकिन आपने जितनी भी बातें की हैं अगर वो उस पर अमल हो जाए तो अगले 10-15 साल में पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है। एब्सोल्युटली। बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का, थैंक यू सो मच। तो जनाब अली, अब एक ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल, ब्रेक का वक्त हो जाता है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जनाब। अब वक्त हो जाता है वेदर अपडेट्स का। मुल्क भर में सर्दी अपने जोबन पर है। आज बलाई खैबर पख्तूनख्वा समेत कश्मीर और उससे आसपास के पहाड़ी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फ़बारी जो है वो एक्सपेक्टेड है। आज शुमाली बलूचिस्तान में भी बारिश का इम्कान मौजूद है। कोयटा, चमन, ज़ियारत, नौकंडी समेत कई मकामात पर बारिश और बर्फ़बारी होगी जनाब। इस्लामाबाद की बात करें तो मौसम सर्द और जज़वी तौर पर अबल आलूद रहने का इम्कान है। और दीगर अहम शहरों की दर्जा हरारत की बात करें तो आज हमारे शहर कराची का जो टेम्परेचर है वो होगा मिनिमम 14 और मैक्सिमम जाएगा 26 डिग्रीज तक। स्काई जो है वो क्लियर रहेगा, यानी कि सूरज चमकता रहेगा। उसके बाद बात करेंगे हैदराबाद की, तो हैदराबाद में आज मिनिमम टेम्परेचर होगा 13, मैक्सिमम जाएगा 25, पार्टली क्लाउडी रहने का इम्कान है। लेकर चलते हैं आपको मीरपुर खास। तो मीरपुर खास में आज जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 12, मैक्सिमम जाएगा 26, पार्टली क्लाउडी रहने का इम्कान। नवाबशाह में बादलों का राज रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर जो आज एक्सपेक्टेड है वो है 11 और ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा 23 डिग्रीज तक। लाड़काना में जबकि आज जो मिनिमम टेम्परेचर होगा वो होगा 11 और ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा 24 डिग्रीज तक और साथ ही पार्टली क्लाउडी रहने का इम्कान। गवादर में जबकि जो आज मिनिमम टेम्परेचर है वो होगा 12 और मैक्सिमम जाएगा 24 और गवादर आज बादलों के साथ ढका रहेगा।
क्वेटा में जबकि बारिश के साथ साथ जो दर्जा हरारत है वो हो जाएगा -2, मैक्सिमम जाएगा 8 तक और क्लाउडी रहने का इम्कान। मुल्तान में जबकि धुंध रहेगी और मिनिमम टेम्परेचर जो है वो हो जाएगा 6, हवा चलती रहेगी, मैक्सिमम जाएगा 20 डिग्रीज तक। जबकि लाहौर में सर्द हवाओं का राज रहेगा और सर्द हवाओं के साथ जो मिनिमम टेम्परेचर होगा वो होगा 6 और मैक्सिमम जाएगा 18 डिग्रीज तक। लेकर चलते हैं आपको फैसलाबाद। तो फैसलाबाद में आज जो मिनिमम टेम्परेचर है वो है 6 और मैक्सिमम जाएगा 20 डिग्रीज तक। यहाँ पे भी हवाएं चलती रहेंगी। इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार में आज जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 9 और मैक्सिमम जाएगा 21 डिग्रीज तक। और लेकर चलते हैं उन्हीं के पड़ोस में यानी कि मरी की जानिब। तो मरी में भी आज बादलों का राज बरकरार, मिनिमम टेम्परेचर होगा 7 और मैक्सिमम जाएगा 15 डिग्रीज तक, जबकि पार्टली क्लाउडी रहने का इम्कान है। पेशावर की बात करूँ तो पेशावर में आज जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 7 और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जाएगा 21 डिग्रीज तक। यहाँ पर भी आज हल्के फुल्के बादलों का राज बरकरार रहेगा। मुजफ्फराबाद में भी बादल देख रहे हैं आप और साथ में मिनिमम टेम्परेचर होगा 7 और मैक्सिमम जाएगा 21 डिग्रीज तक। स्कर्दू में जनाब होगी सही वाली बर्फ़बारी और बर्फ़बारी के साथ मिनिमम टेम्परेचर होगा -3 और मैक्सिमम जाएगा 4 डिग्री तक। सो ये थी आज की वेदर अपडेट्स। अब वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं छोटी सी, वापस आते हैं, देखते हैं प्रोग्राम में अभी क्या क्या है। वेलकम बैक टू द शो। और पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरा टेस्ट मैच आज केप टाउन में शुरू होगा, न्यूलैंड्स का मैदान, और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे इस मैच का आगाज़ होगा। वैसे साउथ अफ्रीका के लिए ये टेस्ट मैच शायद इतनी अहमियत का हामिल नहीं है क्योंकि उन्होंने WTC के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, इसीलिए उन्होंने 3 चेंजेस भी की अपनी साइड में। हाँ, लेकिन देखना यह है कि जो चेंजेस हुई हैं वो कितनी अहम है। केशव महाराज स्पिनर वो टीम में आ चुके हैं। बात करें अपनी टीम की, अगर पाकिस्तान की, तो अभी तक टीम अनाउंस नहीं हुई है और पाकिस्तान इज़ रिलक्टेंट टू हैव 4 सीमर्स। जब शान मसूद से बात की गई तो शान मसूद से पूछा गया कि नई विकेट है तो आप क्या करेंगे इसमें, क्या आप स्पिनर लेकर आएंगे? तो शान मसूद ने कहा कि नहीं जी, हम 4 सीमर्स के साथ जाएंगे, लेकिन फैसला आखिर में किया जाएगा। पता नहीं कितने आखिर में किया जाएगा क्योंकि मैच शुरू होने में तो अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। और आमिर जमाल जो है उनकी काफ़ी ज़्यादा इसमें डिस्कशन हुई। आमिर जमाल के हवाले से काफ़ी गुफ्तगू हुई। आमिर जमाल वेरी प्रॉमिसिंग क्रिकेटर, ऑस्ट्रेलिया में उनकी जो इनिंग्स थी वो सबको याद होगी, लेकिन वो जो ग्रिटी और फाइटिंग इनिंग्स थी उसके बाद से उस तरह की कोई इनिंग्स उनकी तरफ से आई नहीं। बॉलिंग में भी लास्ट टाइम जो हम साउथ अफ्रीका से मैच हारे हैं उसमें बहुत से लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि आपने आमिर जमाल को ओवर थमा दिया, आपको खुर्रम शहजाद को लेना चाहिए। तो ऑल इन ऑल मतलब कहने का मतलब ये है आखिर में मैं ये समझूं कि भाई ग्रीन शर्ट्स को जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त चैलेंज आने वाला है। आखिर में नहीं समझे हैं आप, हमेशा से यही समझे कि ग्रीन शर्ट हमेशा से ही चैलेंज में रहते हैं। वो हमेशा बात करने के लुभाव मैंने निकाला है कि बड़ा ज़बरदस्त चैलेंज है हमें। लेकिन ये जो चैलेंज था इसको हम बहुत अच्छे से अबूर कर सकते थे। इफ़ यू कैन प्ले समथिंग फ्रॉम पाकिस्तान वर्सेस अफ्रीका प्रीवियस टेस्ट, तो हम उसमें देख सकते हैं कि कितना करीब आके पाकिस्तान ने वो मैच हारा है। और पाकिस्तान जो था वो एक मौके पे मोहम्मद अब्बास, जो कि जिसको कहते हैं ना वो बेचारा इकलौता जो था वो सबको लेके चल रहा था। ओह, ये टेस्ट मैच मुझसे भुला ही नहीं भूल रहा। 50 रन दरकार थे 50 रन, तो सिर्फ 2 विकेटें रह गई थी। पता नहीं क्या हुआ पाकिस्तानी बॉलर्स को, या फिर कैप्टनसी को वो शैल में चले गए या फिर वो बहुत ज़्यादा कंप्लेसेंट हो गए, क्योंकि यानसन फिर थोड़ा बहुत अगर बल्ला चला भी लें तो रबाडा से तो आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते। लेकिन हुआ ये कि रबाडा आए ऑल गन्स ब्लेजिंग और उसके बाद वो टेस्ट मैच हमसे छीन के ले गए। नया टेस्ट मैच है, नया सेटअप है, नई विकेट है, टीम लेकिन शान मसूद के मुताबिक गालिबन तकरीबन पुरानी होगी। वो अनचेंज साइड के साथ जाना चाह रहे हैं, 4 सीमर्स के साथ जाना चाह रहे हैं। ऑल दो लास्ट टेस्ट मैच जो इस ग्राउंड पे हुआ है केप टाउन में, वो द फेमस इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच था कि जिसमें इंडिया जीत गया था और तबाही बर्बादी पेल दी थी। 57 फॉर ऑल आउट गालिबन साउथ अफ्रीका को शायद उन्होंने कर दिया था। और चलिए अब बात करेंगे हम अगले मौजू की,
और पंजाब में मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद बच्चों को बसेस में पिक एंड ड्रॉप दी जाएगी। बसेस की ख़रीदारी के मामले पर स्कूल्स को कोई रियायत नहीं दी जाएगी और स्कूल मालिकान पर लाजिम होगा कि वो फौरी तौर पर बसेस खरीदें। पंजाब हुकूमत ने निजी स्कूल्स के मालिकान को हिदायत कर दी है कि वो ट्रांसपोर्ट के मामलों पर अदालती अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। तो हम इसी हवाले से बात कर लेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद भी होंगे जिनसे हम बात करेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर साहब। राना साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बताइएगा कि ये इक़दाम जो है ये अहकामात पर अमल दरामद के लिए प्राइवेट स्कूल्स को कितने दिन का वक्त दिया गया है और अमल दरामद हो पाएगा इसमें? देखिए जी, ये लाहौर हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस इशू की और उसके अंदर इसके 3 और ये मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़रूरी एस्पेक्ट है। बिकॉज जब मैं बचपन में था तो मैं भी स्कूल बसेस के ऊपर स्कूल जाता था और हम अगर आज ये देखें कि वो रूट्स जहाँ पे हज़ारों गाड़ियाँ बल्कि आई वुड से लाखों गाड़ियाँ जा रही हैं वो अगर चंद 100 बसेस से रिजॉल्व हो सकते तो हमें ज़रूर करना चाहिए। बट इसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिस पे हमारी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और उनके सारे जो ओनर्स हैं उनसे मुलाकात में डिस्कशन हुई। एक तो नंबर 1 कि 90% पेरेंट्स जो ऑब्वियसली अगर आपने किसी बच्चे को बस में लेके जाना है तो पेरेंट्स से कंसेंट तो आपने देनी बाहर के, बट 90% कंसेंट नहीं दे रहे। उनका वर्जन ये है कि हम अपने बच्चों को खुद ही छोड़ के आना चाहते हैं। दूसरा, स्कूल्स को भी कैटेगराइज करना। सो एक स्कूल ऐसा है जो 30,000 फीस ले रहा है, 20,000 ले रहा है, 50,000 ले रहा है, और एक स्कूल ऐसा भी है जो 500 ले रहा है, 700 ले रहा है, 1000 ले रहा है, और हैं दोनों प्राइवेट स्कूल। सो उसके लिए अफोर्डेबिलिटी और उसके लिए अफोर्डेबिलिटी एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तीसरा और आखिरी एलिमेंट जो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अवेलेबिलिटी ऑफ दी बसेस। अगर आपने हैप हैज़र्ड के अंदर कई 1000 बसेस हायर करनी है और वो फिर वही डीजल बसेस हायर करनी है और वही एमिशंस का मसला रहना है और वही सल्फर कंटेंट जाने, तो हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो जज हैं उनसे कि इसे एक तो कैटेगराइज कर दें, दूसरा इसे टाइम बाउंड ज़रूर करें, बट टाइम दें तो सही। अगर लेट्स से कोई स्कूल हमें कहता है कि मैं इलेक्ट्रिक बसेस तक मंगाने पे तैयार हूँ बट उन्हें इसके लिए टाइम चाहिए तो हमें देना चाहिए। बट ओवरऑल जो बड़े स्कूल्स हैं उनके साथ हमारी नेगोशिएशंस यही हो रही हैं कि हम 50% बच्चे जो हैं वो स्कूल ट्रांसपोर्ट पे शिफ्ट करें, और हम एज एजुकेशन डिपार्टमेंट लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट हमने 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं लाहौर के पब्लिक सेक्टर स्कूल्स और प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स, बिकॉज वो बाहर के बच्चे पंजाब के हैं। सो वो रूट्स जहाँ बहुत ज़्यादा कंजेशन है वहाँ पे इंशाल्लाह हम अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है स्कूल्स की वो चलाएंगे। और सबसे आखिर में मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मिनिस्ट्री ट्रांसपोर्ट का कि इलेक्ट्रिक बसेस पंजाब में आ रही हैं और करीबन 150 के करीब ऐसे रूट्स हैं जो मैं और वो मिल के चूज़ कर रहे हैं। सो जेल रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन है, आप MAO कॉलेज और उस साइड पे बहुत ज़्यादा है, शालीमार के कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे जहाँ क्वीन मैरी कॉन्वेंट है, HSN कॉलेज है, माल रोड के मुख्तलिफ इलाकों पे, तो यहाँ पे हम इंशाल्लाह इलेक्ट्रिक बसेस के रूट्स भी चलाने जा रहे हैं ताकि मैक्सिमम लोग इनकरेज हो सकें, ट्रैफिक कंजेशन मिनिमाइज हो सके। और जैसा कि आप जानते हैं क्लाइमेट चेंज जो स्मॉग वो तो नंबर 1 प्रायोरिटी हमारी गवर्नमेंट। राना साहब, ये आपने सारी जो बातें की हैं बड़ी ज़बरदस्त। ऑब्वियसली एक बस जो है वो करीब 20 गाड़ियों का बाहर उठा लेती है और समझें कि वो ट्रैफिक कंजेशन उसमें कितनी कमी आ जाएगी। लेकिन ये जो एक बात है ये बड़ी तशवीशनाक बात आप सामने लेकर आए हैं। दिस इज़ अ पॉइंट टू पॉन्डर कि पेरेंट्स का कंसेंट नहीं है। ये इसके पीछे क्या मामला? भाई एक चीज़ बेहतरी के लिए हो रही है तो क्यों, वाई, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं? सर 90% पेरेंट्स का, दीज आर द फिगर्स जो हमें इन्होंने दिए। अब सर आई थिंक ये इवेंचुअली बिकॉज वो ट्रस्ट फैक्टर भी फिर आपने देखा गॉड फॉरबिड इस मुल्क के अंदर हरेसमेंट की, इवन दो वी सैट विद देम, हमने उन्हें कहा कि हम यहाँ पे सब मिलके ऐसा मैकेनिज्म कैमराज लगाएं इस पे, यहाँ पे लाइव जो है वो मॉनिटरिंग पेरेंट्स अपने फ़ोन से कर सकते हैं, SMS अलर्ट जाए उन्हें 5 मिनट्स बिफोर द किड इज उनके घर के दरवाजे पे पहुँचने से पहले। बट बाहर के फ़िलहाल तक जो हमें फिगर्स दिए गए प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से 90% पेरेंट्स ने अपनी कंसेंट नहीं दी, और पेरेंट्स की कंसेंट के बगैर बाहर कैफ एक बच्चे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ले जाना, इस पे भी मेरा ख्याल है कि हमें डायरेक्शंस हाई कोर्ट से चाहिए होंगी। बिकॉज आई डोंट थिंक कि अगर कोई पेरेंट कहे कि मैं अपने बच्चे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे नहीं भेज सकता तो हम फोर्सफुली उसे एग्री करें। तो इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू द सेंट कोर्ट, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भी जा रही है, और हम इन्हें फैसिलिटेट करने के लिए, इन्हें अच्छा मॉडल दिखाने के लिए कि इस तरह से हमने जो अपने लाहौर के अंदर प्रोग्राम बनाया
उनके अंदर जो हमारी बसेज हैं जो हम हायर कर रहे हैं उनमें हमने लाइव कैमराज भी लगाए हैं, उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग भी है। अगर फीमेल्स हैं तो उनके लिए वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि ड्राइवर भी फीमेल हो, कंडक्टर भी फीमेल हो, सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो भी फीमेल हो। और इसी तरह जिससे मैंने बताया कि उन्हें थ्रू व्हाट्सएप थ्रू SMS इतला मिलती रहे कि कहाँ कहाँ बसेस पहुँच गई, कितनी दूर है, बच्चा कब स्कूल से निकला, कितनी देर में घर पहुँच रहे। तो हम एक ऐसा मॉडल लाहौर में बना रहे हैं ताकि उनका ट्रस्ट डेवलप हो सके और हम इनकरेज कर सकें लोगों को, जैसा कि आपने कहा कि 25-30 गाड़ियाँ और एक बस या 40 गाड़ियाँ और एक बस, और फिर उन गाड़ियों के डबल चक्कर, तो पहले बेटे को छोड़ना है, फिर बेटी को छोड़ना है, फिर साहब को ऑफिस छोड़ना है। तो वो तीन राउंड जो है दैट इज कंट्रीब्यूटिंग मेजरली टू स्मॉग। 75% कंट्रीब्यूशन सिर्फ ट्रांसपोर्ट की है। तो आई थिंक वी शुड बी एबल टू मेक अ मॉडल इन जनवरी इंशाल्लाह, जिसमें हम दिखा सकें उन पेरेंट्स का ट्रस्ट विन कर सकें, और फिर हाई कोर्ट की भी फर्दर डायरेक्शंस तब तक आ जाएंगी इन सबमिशन। जी, वैसे राना साहब अभी आपने कहा कि कैटेगराइज किया गया है डिफरेंट स्कूल्स को, तो ऑलमोस्ट हाफ लाइक 50% तो स्कूल्स ऐसे होंगे कि जो बेचारे अफोर्ड ही नहीं कर सकेंगे सारी बसेस वगैरह की। ऑब्वियसली बस जो है वो एक कॉस्ट रखती है, राइट? सो आपने किस तरह से बाकी के सारे स्कूल वालों को मनाया कि जी ये बसेस जो हैं वो ख़रीदनी है, कंपलसरी हैं सब, और क्या वो आपके इस इक़दामात को सराह रहे हैं, एग्री हो गए कि ठीक है वो बसेस ख़रीदेंगे? देखिए जो हाई एंड फी ले रहे हैं स्कूल्स, उनसे तो हमने बड़ा क्लियरली, बिकॉज ये कोर्ट की डायरेक्शन है और अब हम सबको अब डायरेक्शंस जो हैं उस पर ऑब्वियसली डिपार्टमेंट और सारे प्राइवेट स्कूल्स को वी हैव टू मेक श्योर कि हम उससे वे करें। बट साथ ही साथ जैसा आपने कहा, तो हम अब ये सबमिशन के 2000 फीस वाले, 3000 वाले, इवन 5000 तक फी वाले, उनके लिए बहुत मुश्किल है। जैसा आपने कहा कि वो नई बसेस खरीदें, अगर वो हायर करें तो क्या कुछ क्वालिटी की बसेस अवेलेबल हैं हायरिंग के लिए, और अगर वही डीजल पुरानी बसेस को किसी तरीके लेके आना है जो ये फैक्ट्रीज में जा रही हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस या अदरवाइज जो हायरिंग जहाँ भी हुई है, तो वो तो फिर मेजरली स्मॉग को कंट्रीब्यूट कर रही है। तो ये सारी सबमिशंस कैटेगराइजेशन के अंदर हमने जो हाई फी ले रहे हैं स्कूल्स, अगर 15,000 से ज़्यादा कोई ले रहा है या 10,000 से ले रहे हैं, तो मैं भी एग्री करता हूँ कि उन्हें भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कुछ करना चाहिए। बट हम लाइक आई सेड लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, रिगार्डलेस वो पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है, हम जो अपनी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी लाहौर में ला रहे हैं उससे हर कोई अवेल कर सकता है, और वो बेस्ड है डेटा पे, जहाँ पे मैक्सिमम क्लॉगिंग है। और लाइक आई सेड कि फिर ट्रस्ट विन करने के लिए सो हाई एंड प्राइवेट स्कूल्स भी अरेंज करें, हम भी अरेंज कर रहे हैं, और ग्रेजुअली फिर जो अरेंज कर सकते हैं मिड रेंज प्राइवेट स्कूल्स वो भी अरेंज करें। बट लाइक आई वाज आस्किंग यू, टेलिंग यू बिफोर, बड़ा कंसर्न ये है कि पेरेंट्स का कंसेंट देना ज़रूरी है। जब तक पेरेंट्स कंसेंट नहीं देंगे, कोई भी ये रिस्क नहीं लेगा कि उनके बच्चों को विदाउट द कंसेंट ऑफ द पेरेंट्स उन्हें लेके जाया जाए। तो आई थिंक वो मेजरली हमें डायरेक्शंस कोर्ट से वेट करनी होंगी। ये सारी सबमिशंस जो मैंने आपको की, कैटेगराइजेशन की, पेरेंट्स से कंसेंट की, अवेलेबिलिटी ऑफ बसेस की और मजीद टाइम की, ये सारी सबमिशंस हम कोर्ट में लेके जा रहे हैं, एंड व्हाटएवर दे विल डिसाइड इंशाल्लाह विल बी इम्प्लीमेंटेड। चले, राना सिकंदर हयात साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एंडीवर। आई होप मान जाए इस चीज़ पे और इस चीज़ को अगर करें, क्योंकि बाकी पूरी दुनिया में इसी तरह होता है। चलिए आपको ये अब बताएं कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में बोल एंटरटेनमेंट की अनथक मेहनत और अच्छा कंटेंट देने की काविश को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। बोल एंटरटेनमेंट की बोल कहानी को सोशल मीडिया पर भी मिलियंस व्यूज़ हासिल हैं। बोल कहानी की हफ्तावार किस्तों में अलग अलग कहानियाँ पेश की जाती हैं और इस बात का ख्याल रखा जाता है कि सोसाइटी के जो असल मसाइल हैं उनको हाईलाइट किया जा सके और कुछ हद तक उनका हल भी जो है वो पेश किया जाता है। आज रात बोल एंटरटेनमेंट पर जो कहानी ऑन एयर होने वाली है उसका नाम है कबूल है, जो कि 4 किरदारों के गिर्द घूम रही है। भाई ये कबूल है जो है कहानी एक शादीशुदा जोड़े के गिर्द घूम रही है, जिनमें शादी के बाद अंडरस्टैंडिंग की कमी की वजह से मसाइल पैदा होते हैं। छोटे छोटे मसाइल को मिलकर हल ना करने से रिश्ते कैसे ख़राब हो जाते हैं, ये आप आज की कहानी में देख सकते हैं। सो बोल कहानी आज रात 8 बजे बोल एंटरटेनमेंट पर देखना ना भूलिएगा। चलिए अब आपसे लेते हैं इजाज़त और आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट मंडे वीक। तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।